हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, सीबीएसई की डेटशीट आ गई है जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट का जो पेपर है वो है 10 दिसंबर को। तो इस कॉन्टेस्ट में अगर हम देखें तो हमारी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज जो आपका एनसीईआरटी का समरी है जिससे कि आप पढ़ करके अपनी तैयारी और अच्छी कर सकें, उसके लिए मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज समरी लेके आ रहा हूँ। और ये एग्जामिनेशन के पहले हम लोग ख़त्म कर लेंगे इसको। पहला चैप्टर का रिवीजन जो है वो पहले हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर के समरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और जितने भी इनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनसे रिलेटेड। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो होगा कैपेसिटर, और कैपेसिटर को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में। मीनवाइल इसके साथ साथ अगर ये हमारा ख़त्म हो जाता है सीरीज़, तो फिर इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड में ज़रूरी हो सकते हैं, उनको देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग सैम्पल क्वेश्चंस जो आपके आए हैं, काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स तो आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, जिसमें ओसवाल है, अरिहंत है, दिनेश है, और क्या कहते हैं मास्टरमाइंड है, विद्या है, सभी को सॉल्व आप लोग कर रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। पर कुछ क्वेश्चंस के सेट्स मैं आपसे करा दूंगा चैप्टर वाइज, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। फिर उसके बाद एग्ज़ाम से पहले कोशिश करेंगे फुल टेस्ट जो है या फुल डिस्कशन हो जाए, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो और पेपर के टाइम तक आप कंफर्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। और आइए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कहाँ से है। तो पोटेंशियल का नाम इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो क्लोज्ड पाथ पे जो वर्क डन करते हैं वो जीरो होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ए है और ये क्या है, बी है, तो यहाँ से जाने में वर्क डन होगा ए से बी, जब इधर जाएगा और इधर आएगा तो वर्क डन होगा बी टू ए। तो ये जो नेट वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन हो जाता है जीरो। तो इस केस में ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पाथ, इनका जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, यानी ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। अब इनका हमारे यहाँ क्या लेना देना है, ठीक है, तो आइए हम इनको यहाँ पर समझते हैं कि पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, क्या होता होगा, क्या नहीं होता होगा। मान लेते हैं कि एक चार्ज है यहाँ पर Q, जो कि चार्ज O पर क्या है बेटा, फिक्स्ड है। ये चार्ज हिलडुल नहीं सकता, और ठीक यहाँ से किसी दूरी पर एक पॉइंट है जो B है, सॉरी A है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जो B है। ओके, अब देखिए यहाँ से जो दूरियां दे रखी हैं, B की दे रखी है R2 और इसकी दे रखी है R1। ओके, यहाँ पर कोई एक चार्ज था, हमारा Q0 चार्ज था, इस चार्ज को हम उठा के लेके आ रहे हैं किधर, Q की तरफ, कैपिटल Q की तरफ हम इसको लेके आ रहे हैं। तो जब हम इसको कैपिटल Q की तरफ लेके आएंगे तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा क्वेश्चन है, नेचुरल क्वेश्चन है कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। यानी कि ये चार्ज किधर भागना चाह रहा होगा, ये चार्ज इस तरफ भागना चाह रहा होगा, और हम जबरदस्ती इसको उठा के लेके आ रहे हैं किधर, B की तरफ। तो हालात क्या होगा, तो मुद्दे हालात इसका ये है कि ये यहाँ पर है, और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मगर इस तरफ ये चल रहा है तो कोई ना कोई ऐसा एजेंट होगा जो इसको चला रहा है। तो उस एजेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंसी है कोई जो इसको इस तरफ लेके आ रही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है, मान लेते हैं डी डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो ये है r। इस कंडीशन में इसको हम ला रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो, जीरो हो, और जीरो एक्सेलरेशन तभी होगा जब एफ नेट क्या होता है, जीरो होता है। एफ नेट जीरो होने का मतलब यहाँ पर दो ही फोर्सेस है, दोनों का सम जीरो होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स प्लस ई एक्सटर्नल मिला के कितना होना चाहिए, जीरो, और ये हमको क्या देगा, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस का एफ ई, ये हमको मिल गया। अब अगर हम वर्कडन की तरफ जाएं तो वर्कडन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू ए से बी निकालने के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डी आर, और कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू अगर हम ये रख दें तो हमको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डी आर और ए से बी। ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे दोनों। ओके, ये इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पर एफ ई हम क्या निकाल सकते हैं, तो एफ ई देखा जाए तो ये होगा के क्यू क्यू बाई आर का स्क्वायर, क्योंकि आर दूरी पर ये है।
ओके, अब इसको हम यहाँ रखेंगे तो वर्क डन ए से बी आने में क्या होगा, R1 से R2 तक वो आया है, माइनस था तो माइनस के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर और डी आर, यहाँ से माइनस के क्यू क्यू बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस 2 डी आर R1 से R2, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये हमको देगा माइनस का 1/r और ये हो जाएगा R1 से R2। इसको मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है पूरा डेरिवेशन, आप टॉपिक वाइज जाके हमारा देख सकते हैं, चैप्टर सेकंड उसमें मैंने अच्छे से किया। यहाँ पर हमको पूरा कवर करना है एक वीडियो में, इसलिए थोड़ा हम फास्ट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी ए से बी, ये आएगी के क्यू क्यू और यहाँ पर हम रख देंगे माइनस से प्लस कर दिए 1/r2 माइनस 1/r1, ये हमारा आ गया वर्क डन। अब ये जो वर्क डन आया है तो ये वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी डेल्टा यू को हम बोलेंगे यू बी माइनस यू वे, क्योंकि ये क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए से बी के बराबर, और डब्ल्यू ए से बी हमारा कितना है, इतना आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, यू बी माइनस यू वे इज इक्वल टू डब्ल्यू ए से बी, एक ये फार्मूला बन गया। ओके, अब यहाँ पर आप देखें, इसको अगर हम रख ले, लेट कर लेते हैं, लेट R1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट और R2 इज इक्वल टू कितना, R ले लेते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होना, ये नया क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ नया वेरिएबल भर रहे हैं। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, u इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा 0, इसी तरीके से u R पर कितना हो जाएगा u, इसी तरीके से अगर हम v पोटेंशियल को लेके आएंगे, v को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आगे मैं बता दूंगा, और ये क्या हो जाएगा R पर, इसको हमने v ले लिया। जब ऐसा हम लोग लेंगे तब देखिए क्या होता है इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा u माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रखो के क्यू क्यू 1/r2 की वैल्यू r है माइनस इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है और ये भी क्या हो जाता है 0, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू क्यू बाई आर, ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर हम दो चार्जेस के बारे में बात करें तो u इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात, किसकी बात आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये कहता है कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को उठा के लाने में, है ना, पर यूनिट चार्ज जितना वर्क डन होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो मान लेते हैं वर्क डन हमारा कितना था, के क्यू अपन कितने चार्ज को लाए थे, तो Q ने Q को मारा तो ये हो गया के क्यू बाई आर। अब इसको भी हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए कहाँ था, इन्फेनाइट पे, देखो ए को इन्फेनाइट ले लिया गया है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट आप यहाँ नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमने तीन चीज़ों के बारे में बात किया, वर्क डन क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी ढेर सारे अगर चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी। ओके, और ऐसे ही हमारा ये क्लास आगे बढ़ेगा। तो मान लेते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज अगर आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज को अगर आप समझना चाहें तो मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर O है और यहाँ से ढेर सारे ये चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है और Q3 है, R1, R2 और R3। O पर आपको बताना है नेट, तो VO पर बताएंगे क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। एक चार्ज की वजह से कितना होता है, स्मॉल था, Q अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 और डैश डैश कहाँ तक, अगर nth होगा तो Rn तक, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, क्या था ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, मान लीजिए कि अगर ये तीन चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3, इनके बीच R12, R23 और R31,
तो कितने पेयर्स होंगे ये काउंट किया जाता है। ये देखो 1 2 और फिर 3, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू नेट लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, U12 प्लस U23 प्लस U31, सबको रख दोगे तो क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 बाई R12 प्लस KQ2 Q3 बाई R23 और प्लस KQ3 Q1 बाई R31, ऐसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस खूब आते हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस। फिर इसके बाद अगर मान लो ऐसे कोई स्क्वायर हो गया, क्या हो गया बेटा, स्क्वायर हो गया Q1 Q2 Q3 और Q4, ये हो गया R12 R23 R34 और R41। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इनके बीच का भी डिस्टेंस देख लेना, इसको बोलेंगे R13 और इसको बोलेंगे R24। तो देखो पेयर्स काउंट करो, इसमें कितने पेयर्स आ रहे हैं, तो इनके बीच 1 पेयर, इनके बीच 2 पेयर, इनके बीच 3 और इनके बीच 4 और कॉर्नर वाले 2 हो जाएंगे तो 6। तो यहाँ पर अगर आपसे नेट पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यू नेट इज इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U41 एंड प्लस U13 प्लस U24। सबकी वैल्यूज़ आप आसानी से रख सकते हैं, जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है आप यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ढेर सारे चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा आता है, तो वो ऐसा आता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती है, तो वो ऐसी आती है। एजम्पशन इन दोनों के लिए ये है कि एक ये जो चार्जेस हैं हमारे, या पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमेशा 2 पॉइंट के रेफरेंस के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। और जो चार्जेस वगैरह हैं, जैसा जब हम लोग डिराइव कर रहे थे तो उसमें चार्ज जो था वो क्या था, फिक्स था और एक मूव कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये सब। अब देखिए इसमें एक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आप देख लें। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन बताइए, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, U जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे है, और V को भी आप देख लीजिए, V क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहेंगे R और U या V का, तो ग्राफ ऐसे आएगा। ओके, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा वाला बात नहीं है। अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी वजह से बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लेते हैं ऐसे, ये माइनस है, ये प्लस क्यू है। यहाँ पर मैं डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा आपको, डेरिवेशन मैंने पहले करा रखा है, आप वहाँ से जाके देख लेंगे, मेरी वीडियो है। ये P है, ओके, P पॉइंट पे, P कोई जनरल पॉइंट है, ये एंगल थीटा हो गया, ये A है, ये A है, इस तरफ डायरेक्शन होता है P वेक्टर का। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हमारा आता है नेट, वो आता है V इज इक्वल टू K 2P cos थीटा। एक सेकेंड में जरा इसको देख लेता हूँ। यहाँ पर P नहीं, 2 नहीं रहता है, 2P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये देखिए ध्यान से, अब इसमें थीटा की वैल्यू बताती है, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो इक्वाटोरियल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री यानी यहाँ आ जाएगा इक्वाटोरियल पॉइंट, और इक्वाटोरियल पॉइंट पे cos 90 पर क्या हो जाता है 0, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। अगर यहीं पर एंगल 0 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 0 डिग्री, तो पॉइंट क्या कहलाएगा एक्सियल। क्या कहलाएगा एक्सियल, और एक्सियल पर क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू K cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा P अपॉन R स्क्वायर, सिंस cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम देख रहे हैं कि डाइपोल की वजह से R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है पॉइंट, और इसमें पूछा जाता है दोनों का अगर ग्राफ पूछ दिया जाए तो इसका ग्राफ क्या होगा V और R का, तो इसका ग्राफ जल्दी डिक्रीज करेगा, ये थोड़ा स्लो डिक्रीज करता है, ये थोड़ा जल्दी करेगा क्योंकि ये 1/r स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब बात आती है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट उस तरफ हम चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि कोई डाइपोल हमारा रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लीजिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारी सी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इसमें हमने एक डाइपोल को रख दिया है, ये माइनस है, ये प्लस है, और इस तरफ हमारा P वेक्टर जा रहा है, ये एंगल थीटा हो गया दोनों के बीच का। अब देखो जब आप इसको घुमाओगे, है ना,
तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, PE साइन थीटा होती है। अगर आप वर्क डन निकालना चाहोगे तो आप क्या करोगे, टॉर्क डी थीटा करोगे और यहाँ पर θ1 से θ2 कर दोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, P बाहर आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा θ1 से θ2, PE यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा θ1 से θ2, इसको हम लिख सकते हैं PE, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसका क्वेश्चन आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। ठीक है, इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चंस वो पूछता है। अच्छा, अभी पूछता है कि अगर मान लो हम इसको बिना लिमिट के इंटीग्रेट करते तो क्या होता, तो W इज इक्वल टू हमको मिलता PE साइन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा माइनस PE कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन से रिलेशन में आता है, तो डॉट वाले में आता है सर। तो W इज इक्वल टू ये मिला, यही स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू मिला P डॉट E वेक्टर। तो ये जो W आया है, यही W हमारा क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, ये कहानी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। तब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक होगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होगा शायद, एक सेकंड में देख लेता हूँ NCERT। हाँ, अगला टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आइए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पार्ट 1 आपका ख़त्म हो जाए। और वीडियो कितनी लंबी होगी आई डोंट नो, ओके। और पूरा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, स्किप मारने स्टार्ट कर देते हैं ना। तो मैं वाहियात बात नहीं करता हूँ, मैं काम की बात करता हूँ। तो स्किप करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा, ओके। तो अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि वो सरफेस, द सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ओके। अब इसमें देखो कितने टाइप के बन सकते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है ऐसे, इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। अब देखा जाए तो Q चेंज नहीं हो रहा है, K चेंज नहीं हो रहा है, R चेंज नहीं हो रहा है, तो V यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट था A, यहाँ पर एक पॉइंट था B, किसी चार्ज Q0 को हम A से B पर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा V हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन आता है वो आता है, ऐसे निकाला जाता है, अभी बताए थे। तो Q0 तो 0 नहीं है, लेकिन डेल्टा V 0 होने की वजह से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ओके। और देखो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है वो ऐसे बना है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स, ओके। तो देखा जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर हैं। तो क्या लिखेंगे, E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमेशा सर्वदा सत्य बात है, ये ऐसा ही होता है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। और क्या होता है, तो ये कुछ हमारी काम की चीज़ थी इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड। अब आता है रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस का dV वेक्टर अपॉन dr वेक्टर। यहाँ इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो होता है अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये वेक्टर के बराबर है, दैट्स वाई। अब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि V is decreases in the direction of E। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही हैं
ठीक है, इनमें दो लाइन्स हमने ऐसे खींच दिया, ये VA और ये VB, तो क्या होगा, VB जो होगा वो लेस देन होगा VA से। ये चीज़, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको अगर निकालने की ज़रूरत आती है तो आप यहाँ से देख लेंगे, ये डेल्टा R की वैल्यू है, तो E कैसे आ जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R माइनस का, डेल्टा V मतलब इन दोनों का डिफरेंस, डेल्टा R मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। हमेशा डिस्टेंस कैसा होता है, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और इनसे कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो और इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्राफ से हो सकता है आ जाए, हालांकि ग्राफ से तो कभी पूछा नहीं है। यहाँ से देखो एक इंटीग्रेशन वाला रिलेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा V इज इक्वल टू माइनस EdR। तो अगर ये वाला रहेगा, यानी कि अगर V और R ग्राफ होगा तो स्लोप से क्या मिलेगा, माइनस E मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर ER ग्राफ होगा तो एरिया से क्या मिलेगा, एरिया से मिलेगा V। ओके, और माइनस का मिलता है ये भी। तो ये दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक में एरिया देखना होता है और एक में स्लोप देखना होता है। ठीक है तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या होते हैं रिलेशंस। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब जो बारी आती है वो बारी आती है कि अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो, काहे गिर रहे हो भैया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो तो उस चार्ज को इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले सिंगल चार्ज के लिए देख लेते हैं, सिंगल चार्ज के लिए। ओके, तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ऐसे। ओके, यहाँ पर कोई पॉइंट है और ये पोजीशन वेक्टर कितना है इसका R, यहाँ का पोटेंशियल कितना है VR, और किसी चार्ज को हम उठा के यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, इन्फिनिटी से लेके आए हैं तो वर्क डन करना पड़ा होगा dQ डेल्टा V, इसको लिख सकते हैं Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q तो Q है, VR है फाइनल, और वहाँ कहाँ था, इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट का 0 होता है, तो ये हो जाएगा QVR। तो यहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल गई, QVR मिल गई। ओके, अब अगर यहाँ पे दो चार्ज हो जाते, कितने चार्ज हो जाते, दो चार्ज हो जाते, तब देखिए मुद्दे हालात क्या होता। मान लेते हैं पहले Q1 को लेके आए हैं किसी पॉइंट पर, फिर Q2 को लेके आए हैं दूसरे पॉइंट पर। पोजीशन वेक्टर्स इन दोनों का मान लेते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, यहाँ का V1 लिख देते हैं और यहाँ का लिख दिए V2। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया डेल्टा R। ओके, तो जब पहला चार्ज लेके आए होंगे तो कितना वर्क डन करे होंगे, वर्क डन करे होंगे Q1 V1 जैसा कि यहाँ है, और दूसरे को लेके आने में कितना वर्क डन करा होगा, V2। क्लियर है। लेकिन अब देखो पहला यहाँ था और दूसरे को लेके आओगे तो इनके बीच एक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, तो K Q1 Q2 बाई डेल्टा R। तो U जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, W1 प्लस W2, तीनों को जोड़ के लिख दो, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाई डेल्टा R। ये हमारा हो गया अलग अलग चार्जेस की वजह से। एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, किसका आता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी वैल्यू होती है इतना 10⁻⁻⁹ जूल हो जाती है। ये कहाँ से आया होगा, तो W इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन को लेके आए हैं यूनिट वोल्टेज पर, यूनिट वोल्टेज का मतलब ये, तो जब रखोगे इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ और यहाँ 1, तो ये कितना बन जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल बन जाएगा। ये एटॉमिक फिजिक्स में चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब शायद हमको देखना है प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, तो आइए क्यों ना इसको बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म किया जाए। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ये पूरी एनसीईआरटी की समरी है, इसमें थोड़ी भी बकवास नहीं है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है रिवीजन के लिए बहुत मस्त टूल है ये। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स का भी मैं बना दूंगा, जिसको आप देखिएगा, और आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला जो है मैंने एनसीईआरटी रख रखी है। हाँ, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इनसे क्वेश्चंस फंसता जरूर है। पहला है, फर्स्ट कह रहा है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0।
तो ये कह रहा है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर अगर हम देखने जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि द सरफेस एट चार्ज कंडक्टर, ऐसे बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू चार्ज्ड सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, उसके सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये कह रहा है ये पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कह रहा है द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। तो लिखेंगे नो एक्सेस चार्ज रिसाइड्स इनसाइड ए कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर, कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर तुम चार्ज रखोगे तो क्या होगा, इंडक्शन से बाहर सरफेस पे आ जाता है, तो अंदर उसके कोई भी चार्ज नहीं बचता है। वो इसी की बात कर रहा है। फोर्थ कह रहा है पोटेंशियल कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट throughout वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। देखिए बेटा, इसको मैंने अच्छे से समझा रखा है, पहले से हमारी वीडियो है सेकंड चैप्टर के उसमें, जिसमें आप जाकर के इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पर हमको फटाफट आपको क्रक्स पॉइंट्स बताकर आगे बढ़ना है, जो भी क्रक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके हम वो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि समझा नहीं रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो मान लेते हैं जैसे कंडक्टर है तो यहाँ पर V सरफेस हो गया और इधर हो गया V इनसाइड और ये हो गया V आउटसाइड। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो V सरफेस इज इक्वल टू हो जाता है V इनसाइड। ठीक है, V आउटसाइड की कहानी कुछ और होती है, ये यही बताता है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है कंडक्टर के, दैट्स वाई ये चीज़ आती है। आप जानते हो रिलेशन ना, इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन इतना, इससे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, हाँ, अगला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। यहाँ लिख देते हैं फोर्थ फिफ्थ। कह रहा है कि E की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे, एक होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो होता है नॉन कंडक्टिंग के लिए। किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए। और ये किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए होता है। ये चीज़ आपको एकदम पता होनी चाहिए, अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वाले जो हमारे वन शॉट आए थे उसमें। हाँ, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कोई कंडक्टर है, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है और यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, थोड़े से चार्जेस ले लिए हैं जिस पे सिग्मा है, तो इसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये डिपेंड करता है फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 है तो रेडियली आउटवर्ड, सिग्मा लेस देन 0 है तो रेडियली इनवर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसमें मैक्सवेल केज की बात की जाती है, कि फैराडे केज की, ऐसा ही नाम लिया है किसी साइंटिस्ट का है। खैर, केस बेस्ड में इससे क्वेश्चंस फंसता है। उसमें बोलता है कि उसके आइडियल या एनालॉगी कौन सा है, तो जो कार होती है हमारी वो केज की तरह होती है। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर कहीं कैविटी है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया ऐसे ऐसे और ये कोई टुकड़ा हो गया और यहाँ पर कैविटी है, तो इस कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। यानी इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंडक्टर्स की, फिर उसके बाद पोटेंशियल के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक को मैंने कोशिश किया कम से कम समय में, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बताने के। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग कैपेसिटर के सारे क्रक्स पॉइंट्स को देखेंगे, उनकी समरी देखेंगे। तो देखना मत भूलिएगा वो वाली वीडियो हमारा, और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।